हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं 15th कॉन्सेप्ट के बारे में विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज एनआरकी। एनआरकी का पहले बेसिक सा मतलब हम समझते हैं। राइटर हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि एनआरकी का लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग बेसिकली हमें ये बताता है कि जब भी किसी जगह पर सरकार ना हो, सरकार की एब्सेंस हो, सरकार की कमी हो, तो वहाँ पर जिस प्रकार की जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी एनआरकी की सिचुएशन। जैसे रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, आपको पता है बांग्लादेश में क्या हुआ। आर्मी के भड़कावे की वजह से और ऑपोजिशन पार्टी का साथ आना और वहाँ की आर्मी का साथ आने की वजह से जो करंट प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, जो कि इलेक्शंस के बाद दोबारा जीत कर बनी भी थी, वो थी शेख हसीना। इनको बांग्लादेश छोड़कर और प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग कर कर बांग्लादेश से बाहर जाना पड़ा, भागना पड़ा। और भारत में ये अभी बड़े टाइम से रुके हुए हैं। भारत की सरकार ने इनको अपने यहाँ शरण दी है रुकने की, और इनका आगे फर्दर प्लान ये है, या तो ये कनाडा जाएंगी या ब्रिटेन जाएंगी, वहाँ पर जो है बेसिकली ये रहेंगी। तो मतलब बेसिकली बात ये है कि बांग्लादेश में एक ही रात में ऐसा उथल पुथल का पूरा माहौल हो गया कि बांग्लादेश एज अ कंट्री बिना सरकार के जो थी रही थी कुछ टाइम तक, कुछ समय तक। और वहाँ पर कोई सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। वहाँ पर दंगे फसाद हो रहे थे, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आग लगाकर मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो हैं ये सब जलाई जा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन को आप नाम दे सकते हो कि दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एनआरकी। अब एनआरकी में जब सरकार ही नहीं है, अगर हम वैसे तो इसके बड़े सारे मीनिंग है, हम इसका पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम इसको ये मान लें बिल्कुल बेसिक लेवल से कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की सिचुएशन जो होती है वो एनआरकी वाली सिचुएशन होती है, जैसे बांग्लादेश में रही थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ जहाँ एनआरकी होगी, एनआरकी का कंसेप्ट जहाँ जहाँ बर्थ लेगा, जिन जिन कंट्रीज में, जिन जिन रीजन्स में, जिन जिन नेशन स्टेट्स में, वहाँ पर आपको चार चीज़ें देखने को मिलेंगी इन सोसाइटी एंड बिटवीन पीपल पर्टिकुलरली, दैट इज डिसऑर्डर, डिसअरे, कन्फ्यूजन एंड फाइनली केयर्स। एक ही बात होती है वैसे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें 100 बातों की बात, अफरा तफरी मचेगी पूरे समाज के अंदर। लोगों के बीच में लोगों के बीच में कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं, जो कि समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अब फॉर्मल तरीके से अगर हम लोग बात करें तो एनआरकी बेसिकली हमें क्या बताता है? एनआरकी हमें बताता है कि किसी भी एक देश के अंदर या कहीं पर भी एक सेंट्रल अथॉरिटी की कमी है। एक बात दोस्तों ध्यान से समझना, अगर हम बात करें किसी एक कंट्री की जिसको आप कहते हो नेशन स्टेट, नेशन स्टेट में एनआरकी की सिचुएशन तब पैदा होगी जब देयर विल बी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन विथ रिगार्ड टू इंटरनेशनल सिनेरियो, या फिर आपको देशों के बीच में जब आप बात करो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, तो वहां पर एनआरकी जो है उसकी सिचुएशन तब पैदा होगी जब देयर विल बी एब्सेंस या फिर लैक ऑफ सम पावरफुल इंटरनेशनल बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहोगे सर ये वाली सिचुएशन में हम बिलीव नहीं करते कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में एनआरकी जो है वो बर्थ ले सकती है, क्योंकि आप हमें बता रहे हो देयर इज लैक ऑफ सम पावरफुल इंटरनेशनल बॉडी या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आप छूटते ही मुझसे ये वाली चीज़ कहोगे कि नहीं सर, एक पावरफुल इंटरनेशनल बॉडी और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैदा हो तो रखा है वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से। तो इंटरनेशनल एनआरकी जैसी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन अभी ठहर जाओ आप, लेक्चर आगे बढ़ने के टाइम पर हम सीखेंगे कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। क्या यूनाइटेड नेशंस
ऑर्गेनाइजेशंस के होने के बावजूद भी इंटरनेशनल एनआरकी जैसी कोई चीज़ है या फिर नहीं है। तो फॉर्मल सेंस में बेसिकली अगर हम बात करें और इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो एनआरकी की सिचुएशन तब पैदा हो सकती है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सम सेंट्रल अथॉरिटी जो कि कंट्रोल करे नेशन स्टेट्स को, कंट्रोल करे कंट्रीज को, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को रोके। ठीक है, लेकिन जब वो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो कन्फ्लिक्ट होना, क्लैशेस होना, नेशन स्टेट का दूसरे नेशन स्टेट को बेसिकली नीचा दिखाना, उसमें इन्वेजन करना और वॉर्स करना, ये आम बात हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है क्योंकि आप इसको किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ही डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, कंटेक्स्ट में कैसे, जैसे मैं आपको बोल रहा था एक पर्टिकुलर कंट्री के कंटेक्स्ट में आप बात करोगे तो बोलोगे आप कि सरकार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल डोमेन में सरकार किसी एक कंट्री में नहीं है तो वह एनआरकी की सिचुएशन उस कंट्री के लिए है। लेकिन पूरे अगर ग्लोब की बात करो आप तो वर्ल्ड लेवल पर एनआरकी की सिचुएशन उस कंडीशन को कहा जाता है जब कंट्रीज को संभालने के लिए कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। तो ये एक ऐसी टर्म है जिसको पढ़ने वाला या समझने वाले के लिए वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव कोनोटेशन की टर्म भी हो सकती है। और ये एक जर्नल कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन जो है ऐसी सिचुएशन में नहीं होगी वैसी सिचुएशन में होगी ये कोई नहीं कह सकता। जैसे जनरल कंडीशन क्यों, रातों रात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को बांग्लादेश की गद्दी से उतरकर प्रधानमंत्री का पद छोड़कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी इनको। इन्होंने कभी सोचा था ऐसा कि इनके जीवन में ऐसा दिन आएगा? ठीक है, और वहां पर अब बांग्लादेश के अंदर सरकार आ चुकी है, स्टेबिलिटी वापस आ रही है, लेकिन भारत के रिश्ते जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ पहले थे वैसे ही हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस के होते हुए अलग अलग कंट्रीज के बीच में वॉर क्यों होते हैं? जब इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था यूएन तो तब भी था, रशिया जो है और यूक्रेन का जब युद्ध चला यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो तब भी था, अभी जब ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है यूएनए तो अब भी है। तो ये फिर जान माल की जो हानि होती है इन युद्धों में, या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना दुश्मन मानकर उस पर मिसाइल छोड़ रही है, बम छोड़ रही है, वहाँ की मिलिट्री को, सिविलियंस को मार रही है, सामने वाली कंट्री भी रिटेलिएट कर रही है। तो दुनिया में जब दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में जब अफरा तफरी मच रही है तो यूनाइटेड नेशंस के होते हुए भी हम ये कैसे मान ले कि जो हमें बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है कोई बॉडी तो, और वो भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पर हो, अगर उसकी एब्सेंस होती है तभी सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में एनआरकी की सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन अभी तो इंटरनेशनल बॉडी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई एब्सेंस तो है नहीं, इसकी तो प्रेजेंस है। लेकिन इसके प्रेजेंट होने के बावजूद भी एनआरकी की सिचुएशन है ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि यूएन जो है बड़े सारे मामलों में इनएफिशिएंट रहा है, इनएक्यूरेट रहा है। वो जो है छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को मिसकैलकुलेट कर लेता है यूनाइटेड नेशंस के, नहीं यार ये इतना बड़ा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा हानि भी नहीं होगी, देश समझ जाएंगे, आपस में समझौता इनके बीच में साइन हो जाएगा। लेकिन बहुत बार जो है सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के रहते हुए ही वो वाला काम हुआ था कि जब इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के मना करने के बावजूद भी 40 से ज़्यादा कंट्रीज का कोलिशन ग्रुप बनाकर इराक को नीचा दिखाने के लिए ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर और सेकंड गल्फ वॉर जो है उसके साथ लड़ा था, उसकी फोर्सेस के साथ लड़ा था। तो ये एक जनरल कंडीशन है, कभी भी किसी भी हालातों के अंदर ये पैदा हो सकती है एनआरकी की सिचुएशन इंटरनेशनल डोमेन के अंदर। ओके, और एनआरकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक डिबेटेड टॉपिक रहा है और आज भी चलता है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि मैंने आपको बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में बताया, ये तो चलो एक कंट्री स्पेसिफिक हुआ, एक नेशन स्टेट के अंदर हो रहा था जो हो रहा था। ठीक है, बांग्लादेश की वैसे कैपिटल है ढाका, और ये आप इस पर मैप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमें राइटर बता रहे हैं कि एक डिबेटेड टॉपिक है या डिबेटेड कंसेप्ट है, तो किसके बीच में डिबेट चलती है, कौन से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसको लेकर डिबेट करते हो, डिबेट है किस बारे में एनआरकी को लेकर, वो हम समझते हैं। अगर ट्रेडिशनली और क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरनेशनल थ्योरी को समझने की कोशिश करें,
मतलब इंटरनेशनल थ्योरी जैसे पुराने ज़माने से अभी तक पेश करी जा रही है हमारे सामने, तो वो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल थ्योरी को ट्रेडिशनल क्लासिकल वे में हमें प्रेजेंट करते हैं, तो उनके बीच में एक ना डायलॉग या एक डिबेट देखने को मिलती है हमें। और वो डिबेट या वो डायलॉग बेसिकली दो स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच में है। और दो स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब एक जो ग्रुप है इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का, वो मानता है कि सिचुएशन ए एनआरकी है, बी मानता है सिचुएशन बी एनआरकी है। तो ये दो ग्रुप हैं, कौन से, पहले इनका नाम जानना पड़ेगा हमें। एक तरफ है रियलिस्ट, दूसरी तरफ है लिबरल्स या जिनको आप कहते हो आइडियलिस्ट। रियलिस्ट हमेशा क्या होते हैं, वो ना प्रैक्टिकल बातें करते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर बातें करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ स्टोरी मेकिंग। जो सिचुएशन सामने है, जो वास्तविकता सामने है, उसको वो वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। आइडियलिस्ट जो है वो ये मानते हैं वॉट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। आइडियलिस्ट उस चीज में यकीन करते हैं जो आइडियल सिचुएशन हो, जो बेस्ट सिचुएशन हो। और आइडियलिस्ट ग्रुप के लोगों का, स्कूल ऑफ थॉट के लोगों का ये मानना होता है, आइडियलिस्ट विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। जैसा आप सोचोगे वो सिचुएशन आपके सामने, आपके दरवाजे के आके खड़ी हो जाएगी। रियलिस्ट ये मानते हैं कि हमें हमेशा प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से चलना चाहिए। सिचुएशंस को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता है। लेकिन आइडियलिस्ट ये मानते हैं कि नहीं, हर सिचुएशन इंसान अपनी खुद बनाता है। इंसान की जो दुनिया है, जो इस ये दुनिया में रह रहा है, उसके अंदर जो एक पर्सनल, जो सबकी दुनिया होती है, जैसे मेरी दुनिया में मान लो बहुत ज़्यादा खुशहाली है, तरक्की है, पैसा है, ज्ञान है, सक्सेस है, रिस्पेक्ट है। तो ये दुनिया मेरी दुनिया है। लेकिन एज कंपेयर टू कोई और पर्सन जो कि ये देख रहा हो, नहीं यार दुनिया में तो सब दोगले होते हैं, सब बर्बाद है, सब झूठे रिश्ते होते हैं, हर कोई किसी को छोड़कर चला जाता है, गरीबी है हर जगह पर, अफरा तफरी है, समाज में कोई एक दूसरे का नहीं है, सरकार को किसी से कुछ नहीं लेना देना। तो सेम पर्सन एक देश के अंदर रह रहे हैं, लेकिन एक के विचारधारा की वजह से उसकी दुनिया अलग और किसी और की विचारधारा की वजह से उसकी दुनिया अलग। ये आइडियलिस्ट और रियलिस्ट में मेजर फर्क है। और यहाँ पर कोई, हम ये वैसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के कंटेक्स्ट के उसमें डिस्कस कर रहे हैं आइडियलिस्ट और रियलिस्ट को। लेकिन आइडियलिस्ट और रियलिस्ट हम भी होते हैं, आप और मैं भी हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के अंदर। इसमें हमें कोई यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने की कोई नीड नहीं है। आइडियलिज्म और रियलिज्म को हम लोग अपनी जीवन भर में अलग अलग सिचुएशन में बहुत बार फॉलो करते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। फिर आपके जीवन में कोई व्यक्ति है और जैसा आपने सोचा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपकी केयर करता है, वो पर्सन आपको प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। जो इज्जत आपको आज तक कोई नहीं दिला सका, जिस चीज़ के लिए आपको आज तक कोई मोटिवेट नहीं कर सका, वो पर्सन आपके जीवन में वो रोल निभा रहा है। तो आपका दिमाग जो है 100x पर जाकर उसकी स्टोरी मेकिंग करते हुए उसको अच्छा एक प्लेस दे देगा आपके दिलो दिमाग के अंदर। और वहीं पर अगर आप जो किसी को ऐसा सोचकर चल रहे हो, आपके मन में किसी के लिए बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, और आप जीवन में सबसे बड़ा धोखा अगर उसी से खाओ, तो आप आइडियलिस्ट से फिर आप रियलिस्ट की तरफ आ जाओगे। फिर आप हमेशा सिचुएशन जब हो जाएंगी उसके आफ्टर इफेक्ट्स को ही स्टडी करोगे। आप दिमाग में धोखा खाया हुआ व्यक्ति दिमाग में उसके बाद किसी और पर्सन के लिए, जब एक पर्सन से धोखा खा चुका होता है या खा चुकी होती है, फिर वो स्टोरी मेकिंग नहीं करते हैं, फिर वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाते हैं। फिर वो ज़्यादा उत्साह के साथ या एंथुजियाज्म के साथ किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये होता है कि लाइफ में मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी विदाउट बीइंग अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आइडियलिस्ट या रियलिस्ट हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो डिबेट है वो किस प्रकार की है। सबसे पहले बात करते हैं रियलिस्ट की। देखो रियलिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को देखते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि समाज में एनार्की की जो कंडीशन है, एनार्की की जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है, वो एक एक्सेप्टेड चीज़ है। हम मानते हैं, मतलब रियलिस्ट ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि एनार्की की सिचुएशन समाज में हो सकती है, लेकिन
फिर भी ये एक बात को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि एनार्की की अगर सिचुएशन है, अब एनार्की की सिचुएशन मतलब क्या, मान लो कि सरकार एक बार के लिए नहीं है, या देश में अफरा तफरी का माहौल है, किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन है, केयस है, ठीक है, जान माल की हानि हो रही है, कम्युनल क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इनका ये मानना है ऐसी सिचुएशन के अंदर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एक अच्छी सोसाइटी या एक अच्छी कम्युनिटी का निर्माण करना बियॉन्ड अ नेशन स्टेट। यानी कि रियलिस्ट ये मानते हैं बियॉन्ड अ नेशन स्टेट का मतलब ये है कि कंट्री के हालात जितने मर्जी बुरे हों, वहाँ पर कितनी भी डिसऑर्डर की, केयस की सिचुएशन हो, एनार्की की सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी दे पोजिट, यानी कि दे बिलीव दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ चांस ऑफ क्रिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर, क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी एंड पीसफुल कम्युनिटी। इसकी तरफ, इसको स्टैब्लिश करने की तरफ, मतलब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा समाज और एक पीसफुल कम्युनिटी, लोगों के बीच में कम्युनल क्लैशेस ना हो, दंगे ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, अगर ये अभी तक हो रहा है तो एक अच्छे समाज की निर्माण की, मतलब एक अच्छे समाज के निर्माण या उसकी स्थापना करी जा सकती है, ये रियलिस्ट मानते हैं। ठीक है। आइडियलिस्ट क्या मानते हैं, आप आइडियलिस्ट इनको कह लो या लिबरल्स कह लो, एक ही बात है। आइडियलिस्ट या लिबरल्स ये मानते हैं कि जेन्युइन तरीके से अगर हम ये टर्म बोलेंगे ना कि इंटरनेशनल सोसाइटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी, और उसके साथ अगर आप ये बोल रहे हो कि देर इज अ सिचुएशन ऑफ एनार्की, तो आइडियलिस्ट या लिबरल्स ये मानते हैं कि दिस सिचुएशन इज इनकम्पैटिबल। यानी कि जैसे रियलिस्ट बोल रहे थे ना कि देश में हो सकता है अफरा तफरी का माहौल हो, लेकिन फिर भी एक पीसफुल समाज की स्थापना करी जा सकती है। आइडियलिस्ट ये बोलते हैं समाज में एनार्की और जो सोसाइटी या कम्युनिटी अगर पीसफुल है, ये सेम सिचुएशन सेम टाइम पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ये आपस में इनकम्पैटिबल है। जेन्युइन तरीके से आइडियलिस्ट ये बोलते हैं कि जिस चीज़ को आप टैग दे रहे हो ना कि ये एक जेन्युइन इंटरनेशनल सोसाइटी है, जेन्युइन इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो आइडियलिस्ट ये मानते हैं कि ये हमेशा पीसफुल ही होगी, अच्छी ही होगी, वहां पर किसी प्रकार का कोई केयर्स, डिसऑर्डर, डिसअरे, कंफ्यूजन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी सिचुएशन होगी नहीं। आइडियलिस्ट ये मानते हैं या तो आपको समाज में पूरी तरीके से एनार्की देखने को मिलेगी, या पूरी तरीके से एक जेन्युइन इंटरनेशनल सोसाइटी या कम्युनिटी देखने को मिलेगी जहां पर रूल्स एंड लॉज फॉलो होते हैं, पीसफुल जो है प्रक्रिया से समाज चलता है, समाज के लोगों के बीच में प्यार रहता है, सोसाइटी स्मूथ तरीके से फंक्शन करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी किसी भी दंगे फसाद की वजह से हैम्पर नहीं होती है। तो एनार्की भी साथ में होना और समाज जो है वो पीसफुल तरीके से काम कर भी ले, लोग आपसी तालमेल बनाकर रह भी लें, जीडीपी को भी कोई हार्म ना हो, आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि ये सिचुएशन साथ में नहीं चल सकती। ठीक है। इसके अलावा आइडियलिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर हमें एक ऐसी दुनिया की निर्माण करना है जहाँ पर सब कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ऑर्डर के साथ फॉलो हो, और जहाँ पर शांति व्यवस्था हो, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका होना बहुत अनिवार्य है, टॉप डाउन अप्रोच के साथ। चाहे आप मतलब ऊपर वाले नेशन स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस की बात करो, ठीक है, या नीचे वाले नेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करो, या बिटवीन नेशन स्टेट्स के बारे में अगर आप बात करो कि जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग कर रही है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो हैं प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके एक अच्छी समाज की, एक पीसफुल सोसाइटी की और अल्टीमेटली एक पीसफुल दुनिया का निर्माण जो है वो कर सकें। फिर ये जो केस जैसी, डिसऑर्डर जैसी जो सिचुएशन है, जो अफरा तफरी मच रही है कि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बिल्डिंगें जल रही हैं, दुकानें बंद हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग फिर निकल नहीं पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आइडियलिस्ट ये मानते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हर एक देश में होने चाहिए, जब दो देश एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो आपस में, और विद इन अ कंट्री हर एक लेवल पर टॉप डाउन अप्रोच के साथ और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हर जगह पर होने चाहिए, ताकि सोसाइटी जो है वो पीसफुल तरीके से चल सके। एक कंट्री बहुत अच्छी, एक कंट्री अपने देश में बहुत अच्छा पीसफुल और जो प्रॉपर
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसको पैदा कर सके, और जब दुनिया की सारी कंट्रीज ऐसे इस प्रॉपर तरीके से ऐसी सोसाइटी की स्थापना करेगी तो वो एक अच्छी दुनिया कहलाएगी। रियलिस्ट क्या मानते हैं? रियलिस्ट इस पॉइंट के ऊपर एम्फोसाइज करते हैं कि स्टेट सारी एक जैसे नहीं हो सकती, सारे नेशन स्टेट सारे कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो रियलिस्ट का ये मानना है कि व्हेन वी टॉक ऑफ रिलेशंस बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स, दो नेशन स्टेट्स हैं, दोनों सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, आप इंडियन पॉलिटी में जानते हो। सॉवरेन वर्ड का मतलब होता है जब कोई बाहर की कंट्री या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हमें ना सिखाए कि हमें क्या करना है, हम अपने देश के डिसीजंस जो हैं वो बिना डरे या बिना किसी प्रेशर के स्वतंत्र रूप से खुद ले सकें, तब कोई कंट्री रियल सेंस में सॉवरेन कहलाती है। तो रियलिस्ट का ये मानना है कि अलग अलग नेशन स्टेट्स अलग अलग तरीके से काम करती हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अलग हैं जिसके बेसिस पर उनका देश चलता है। तो सेम चीज़ बिल्कुल 100% रेप्लीकेट होना दो देशों के बीच में वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम लोग बात करते हैं दो या दो से ज़्यादा सॉवरेन स्टेट्स के बीच में जैसे भी रिश्ते हो ना, तो वो रिश्ते डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पर चलने चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पर ये मतलब है, जैसे आप नॉर्मल पॉलिटी में डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी किसको मानते हो? ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को, पंचायत को, है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, रूरल लोकल बॉडीज़ को, है ना। लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होने का मतलब ये है कि नेशन स्टेट्स के बीच में स्पेशली जो सॉवरेन स्टेट्स हैं उनके ऊपर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, उनको कमांड देने वाली कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, इस सिचुएशन में तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर करंट टाइम की बात करें, अमेरिका की हेजीमनी के बारे में। जो कंट्रीज अमेरिका की हेजीमनी के अंतर्गत प्रेशर में नहीं झुकती हैं, बॉक डाउन नहीं होती हैं, उसकी गुलाम नहीं बनती है, स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन खुद लेती हैं, जैसे इंडिया। इंडिया काफ़ी हद तक एक सॉवरेन स्टेट है, लेकिन इंडिया के ऊपर भी, इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर भी ब्लेम लगते हैं। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में पढ़ते हो कि 1991 के अंदर भारत ने क्या करा था, भारत ने एक्सेप्ट कर लिया था एलपीजी रिफॉर्म्स को, और वो अपनी इच्छा से नहीं करा था, वो प्रेशर यही था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हमारे ऊपर, जो कि अगेन अमेरिका की हेजीमनी की सिंबल्स हैं, कि भारत को $7 बिलियन का लोन हम तभी सेंक्शन करेंगे अगर भारत एक्सेप्ट करता है अपनी कंट्री के दरवाजे को खोलने के लिए फॉर विदेशी कंट्रीज, विदेशी कंपनियां लाइक अमेरिकन कंपनीज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? टेक्निकल तो नहीं लगा, ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन फिर भी बताओ, बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है। आइडियलिस्ट और रियलिस्ट के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं दोनों ग्रुप्स, दोनों स्कूल ऑफ थॉट के लोग? ठीक है, अब ये जो डिबेट है ना दोनों स्कूल्स के बीच में, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट के बीच में, या फिर अगर हम स्कूल्स की बात करें तो आइडियलिज्म और रियलिज्म, ये आज भी कंटिन्यू हो रही है डिबेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो डिसमिस करते हैं इन दोनों स्कूल्स के बीच के डिबेट्स को, और अल्टीमेटली इन दोनों स्कूल्स को कि बकवास बातें करते हैं। अब जो एंग्लो अमेरिकन इंटरनेशनल थ्योरी है, जैसे आप ऐसा मान लो कि जो ब्रिटिश इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, उनका ये मानना है कि एनार्की जो है, एनार्की सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल एजम्पशन है, जो कि दुनिया में नेशन स्टेट्स जो भी परिस्थितियां फेस करते हैं, उन परिस्थितियों को फेस करने के बाद जो कुछ क्वेश्चंस इमर्ज होकर आते हैं, उससे ये कंडीशन निकलती है एनार्की की। और एनार्की की सिचुएशन को दोस्तों भूलना मत, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक कंट्री के कंटेक्स्ट में आप उसको कहते हो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इंटरनेशनल डोमेन में आप उसको कहते हो कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कंट्रीज के ऊपर, बाकी कंट्रीज के ऊपर लगाम लगा सके या देशों देशों के बीच में रिश्तों को स्मूथली चलवा सके। तो कौन से फंडामेंटल क्वेश्चंस की वजह से ये फंडामेंटल एजम्पशन क्रिएट होती है एनार्की की? कुछ क्वेश्चंस जो नेशन स्टेट्स फेस करते हैं और आज की दुनिया फेस करती है, जैसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, वो हैं जैसे ऐसी कौन सी बेस्ट कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंतर्गत स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे।
अब यहाँ पर बेसिकली क्या, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस एक तरीके से टॉन्ट्स की फॉर्मेट में है। मतलब जब कुछ थ्योरिस्ट अभी हमें लाइक आइडियलिस्ट या रियलिस्ट ये बता रहे थे कि एनार्की की सिचुएशन पैदा हो सकती है, अगर पैदा हो गई है तो हमें समाज को ऐसे लेकर चलना है, वैसे लेकर चलना है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट और जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, जो मतलब बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं आइडियलिस्ट को और रियलिस्ट को, और एंग्लो अमेरिकन इंटरनेशनल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि एनार्की जो है वो सिर्फ एक ना एजम्पशन है, रियल में सिचुएशन कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, वो ऐसा कहते हैं रियलिस्ट को और आइडियलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए। तो वो ये कहते हैं, ये जो एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है हमसे कि आप ही बता दो कि भाई ऐसी कौन सी बेस्ट कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें आपस में कोई भी जो नेशन स्टेट्स हो कोऑपरेट करने के लिए इजीली मान जाए। अब आपसी तनाव तो होगा ना, कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ सिचुएशन तो होगी ऐसी, लेकिन उसकी वजह से क्या डिसऑर्डर क्रिएट हो ही जाएगा, या फिर हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की बिल्कुल भी नहीं चलती नॉर्थ कोरिया के ऊपर या अमेरिका के ऊपर, कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता क्या? अगर ऐसा है, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर वैसे ब्लेम तो हैं ही बहुत सारे, लेकिन अगर ऐसा है तो नॉर्थ कोरिया तो बहुत दमदार कंट्री बनता है अपने आप को। ये तो कहता है कि हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ऐसा है वैसा, हम तो अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती फिर सीट लेकर दिखा दो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। नॉर्थ कोरिया मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का, उसकी जनरल असेंबली का, किसी भी बॉडी का। तो अगर आप में इतना दम है तो यूएन में मेंबर बनकर दिखा दो। तो बेसिकली दो जो नेशन स्टेट्स हैं कौन सी कंडीशंस में आपस में कोऑपरेट करेंगे, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है किस हद तक हम ये माने कि जो टर्म्स हैं लाइक इंडिपेंडेंस, दे आर कंपैटिबल विद द टर्म्स, दे आर कंपैटिबल विद द टर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब जैसे यहाँ पर एक प्रोटेस्टर के बोर्ड को आप पढ़ो, यहाँ पर ना नेशन स्टेट्स में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एनार्की में ये भी मानती हैं, आप जैसे पहले इस लाइन को पढ़ लो। ये जो कंसेप्ट है एनार्की का, इसके तहत और सारे कंसेप्ट जो हैं वो बर्थ लेते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प, पावर पॉलिटिक्स और सॉवरेनिटी। सेल्फ हेल्प का मतलब दोस्तों ये होता है जब एक कंट्री को ये समझाया जाता है, या ये कंट्री अपने बारे में, कोई भी कंट्री अपने बारे में ये मानकर बैठ जाए कि हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कल को यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अफरा तफरी हो गई, कोई मदद करने नहीं आने वाले, कोई डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं करने वाले। अगर पड़ोसी मुल्क ने या वर्ल्ड के हेजिमन ने या अन्य या किसी भी अन्य कंट्री ने हमारे ऊपर अगर गंदी नज़र उठाई है और वो हमारे देश के इंटरेस्ट को, हमारे देश की सॉवरेनिटी को हार्म कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एनार्की की जो सिचुएशन है यहाँ पर भी एक एजम्पशन की फॉर्म में ही हमें दिखाई देती है, क्योंकि अगर हम ये बोले कि एनार्की की सिचुएशन है ही नहीं, यूएन सब कुछ संभाल लेगा, तो फिर नेशन स्टेट्स के बीच में क्यों एक तरीके से होड़ लगी हुई है? क्यों वो लोग ये जो बम बारूद हैं, प्लेन्स हैं, टैंक्स हैं, अपनी आर्मी है, इसके ऊपर क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? वो क्यों न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने में लगे हुए हैं, अगर उनको पता है कि यूएन अगर इतना बड़ा प्रोटेक्टर अगर होता तो बेसिकली इंडिपेंडेंस क्या इंटरडिपेंडेंस के साथ कंपैटिबल है? तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, सेल्फ हेल्प का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि एक कंट्री जो है वो अपनी हेल्प खुद ही कर सकती है। और सेल्फ हेल्प का कंसेप्ट जब आप किसी भी सिटीजन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो कंसेप्ट हमें ये बताता है कि सरकार भी एक हद तक ही सिटीजन्स की या सिविलियन की मदद कर सकती हैं। अब ये चीज़ क्या पॉसिबल है? यस। रातों रात जब जान बचाने की बारी आई तो सबसे पहले बांग्लादेश में पीएम खुद भागी, उनको कुछ लेना देना नहीं था कि जनता का क्या होगा, सिटीजन्स का क्या होगा, हिंदू लोगों का क्या होगा मुसलमान लोगों के हाथों, और मुसलमानों का क्या होगा हिंदू के हाथों। उनको कुछ लेना देना ही नहीं था। वो अपनी जान बचाकर, अपना पैसा इकट्ठा कर कर, अपने जेवरात इकट्ठे करके सबसे पहले उन्होंने अपनी जान बचाकर अपने आप को सेव करने के बारे में सोचा और भागी चली आई भारत। यानी कि सिटीजन्स भी, आप ये सोचो कि सरकार हमारी सेफ्टी इंश्योर करके दे रही है, वो भी एक मिथ है। और रिसेंटली ये मिथ बांग्लादेश की पीएम ने जो जिस स्पीड से रफ्तार पकड़कर भागी हैं वहाँ से, कि उनको जो डेडलाइन दी गई थी, तो यानी कि उन्होंने अपने बारे में पहले सोचा, ना कि
देश के बारे में या फिर देश के लोगों के बारे में। यहाँ पर एक प्रोटेस्टर का अगर आप नोटिस बोर्ड पढ़ो तो वो ये कह रही है, नन आर मोर होपलेसली एनस्लेव्ड देन दोज हु आर फॉल्सली बिलीव्ड दे आर फ्री। मतलब उससे, उस व्यक्ति से ज़्यादा कोई कैद हो ही नहीं सकता जो कि इस भ्रम में चल रहे हैं कि वो फ्री हैं। अब वो यहाँ पर ये क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेसिकली ये। और ऐसे प्रोटेस्ट दुनिया में चलते रहते हैं, किसको लेकर? इंडिपेंडेंस को लेकर और इंटरडिपेंडेंस को लेकर, कि हम जो है अपनी इंटरडिपेंडेंस सरकार के भरोसे क्यों दिखाएं, हम सरकार के ऊपर क्यों निर्भर रहें अपनी इंडिपेंडेंस को सीख करने के लिए, हम रियल सेंस में आज़ाद क्यों नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोगों ने, मैं आपको आगे चलकर जब PSIR की क्लासेस चलेंगी, IR की क्लासेस चलेंगी, GS पेपर 2 में मैं आपको IR का एंगल कराऊंगा, तो मैं आपको ये सारी डिबेट्स एंड डिस्कशन समझाऊंगा अच्छे से, तब आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हम ज़्यादा देर तक डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको इतना बताता हूँ कि दुनिया में ना दोस्तों ऐसे भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं बड़े सारे, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर लोग ये मानने लगे हैं कि सरकार एक वर्थलेस कंसेप्ट है, हमें नीड नहीं है गवर्नमेंट की, हमें चाहिए ही नहीं है सरकारें, हम खुद चला सकते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेसिस पर हम अपने आप को गवर्न कर सकते हैं। जैसे इंडिया में अलाउ करा जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कि आप जिस रीजन में रह रहे हो आप अपने वहाँ पर खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर अपने आप को गवर्न कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ये मानने लगे कि सरकारों की छत्र छाया में रहकर हमें मिल क्या गया, ना कमाई हो पा रही है, ना बेरोजगारी मिट पा रही है, ना 2 वक्त का अपने बच्चों को खाना खिला पा रहे हैं। तो जब सरकार हमारी अन्नदाता, हमारी रोजगार देवता, ये इसका रोल निभा ही नहीं पा रही है सरकार, तो फिर बेटर यही है कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से कम्युनिटी कम्युनिटी के रूल्स को बनाते हुए हम अपने खुद के कम्युनिटी फंक्शंस को चलाएं, ना कि सरकार के बेसिस पर कि सरकार जो बनाएगी उसके बेसिस पर अपने आप को चलाएं। जैसे मनी का कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसी ने, बिटकॉइन ने खत्म करा कुछ साल पहले, कि अगर मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए तो मैं बैंक के सामने गिड़गड़ाऊं क्यों, भीख क्यों मांगूं। और बैंक वाले तो ऐसे अकड़ दिखाते हैं, उनके पास जाओ जब देखो तो एक तो सालों का लंच ब्रेक चल रहा होता है, और मेरे पैसे मुझे अभी इमरजेंसी में चाहिए हैं। कल को मान लो कि भगवान ना करे आप में से किसी के कोई घर वाले रिश्तेदार बीमार हो, आपको अमेरिका पैसा भेजना हो, तो और सैटरडे संडे पड़ गया इंडिया में, तो 2 दिन के चक्कर में क्या पता आप उस पर्सन को हमेशा के लिए गवा दो, पैसा होते हुए भी आप उसको ना बचा पाओ। क्यों? बिकॉज ऑफ द हर्डल क्रिएटेड बाय बैंकिंग सिस्टम, कि वो ऑफ हैं, ट्रांजैक्शन में टाइम लगेगा, 1.5 से 2 दिन का वक्त लगता है। अब यमराज तो इतना टाइम नहीं देंगे ना प्राण खींचने के लिए, तब तक तो वो सामने वाला पर्सन हो सकता है चल बसे। लेकिन वहीं पर क्रिप्टो करेंसी ने थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टोग्राफी ये काम आसान कर रखा है कि बस आप एक वॉलेट एड्रेस जो होता है आप उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी डालो, और आप अपना पैसा जिसको जैसे भी फॉर्मेट के अंदर चाहिए है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो कुछ सेकंड्स, कुछ माइलियर सेकंड्स के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वो भी अनलिमिटेड अमाउंट। उसमें कोई ये नहीं है कि आपको मिनिमम इतना ही अमाउंट जो है वो भेजना पड़ेगा, अमाउंट अनलिमिटेड, और वो भी सिर्फ एक क्लिक में। ठीक है, तो ऐसे ही जो है गवर्नमेंट्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर सवालिया चिन्ह उठ रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये, क्या जो ये सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होता है एनआरकी की वजह से, कैसा सिक्योरिटी डायलेमा कि कंट्रीज रियल सेंस में सेफ नहीं है। क्यों? सरकार अगर भगौड़ी निकली तो, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भगौड़े निकले तो, या फिर अगर हम इंटरनेशनल डोमेन के अंदर बात करें UN अगर हमें बचा नहीं पाया तो ये जो सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हुआ है एनआरकी की वजह से, सवाल ये उठता है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये पूछते हैं कि क्या ये ओवरकम करा जा सकता है क्या, यानी कि ऐसी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है क्या, या फिर इनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या। तो ये जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक सवाल हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के, हम लोगों से या दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट से, जो कि क्वेश्चन करते हैं कि रियलिज्म और आइडियलिज्म के जो स्कूल्स हैं वो हमेशा हर सिचुएशन के अंदर ठीक नहीं है। एनआरकी सिर्फ एक फंडामेंटल अजम्पशन है,
देखने वाले के नज़रिए से और सुनने वाले के नज़रिए से और समझने वाले के नज़रिए से, सबके नज़रिए से अलग अलग ये कंसेप्ट वर्क करता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन द एजम्पशंस ऑफ इंटरनेशनल एनार्की। इंटरनेशनल एनार्की मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो सवाल हैं ये इसलिए उत्पन्न होते हैं कि पूरी दुनिया में कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि नहीं है, जो कि नेशंस के इंटरेस्ट को ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी प्रोटेक्ट कर सके। और ये हमने काफ़ी जान लिया कि यूएन को सेंट्रलाइज अथॉरिटी कहना ये गलत होगा, क्योंकि यूएन के ऊपर बहुत बार सवालिया चिन्ह लगाए जा सकते हैं और हम भी लगा सकते हैं कि तुम तब कहाँ थे। हम यूएन से ये पूछ सकते हैं कि तुम तब कहाँ थे जब इराक जो है वो कुवैत के ऊपर इन्वेजन कर रहा था। तुम तब कहाँ थे तब कहाँ थे जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। तुम अभी कहाँ हो जब ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, या छोटी छोटी कंट्रीज़ में जब आपस में क्रॉस फायरिंग होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पूरे के पूरे एक कंट्री में प्रधानमंत्री को भगाकर खुद उस कंट्री के ऊपर हावी हो जाते हैं। अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज़ में तालिबान, हम कैसा कोई भी उसको टैग दें, है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि उस कंट्री की जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो कितना सफ़र कर रहे हैं? उस कंट्री के आगे चलकर जीडीपी का क्या होगा, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या होगा? तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी कहना कि यूएन एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, ऐसा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या दुनिया भी एनआरकी वाली सिचुएशन के अंदर है? जी हाँ है, क्योंकि हमारे पास आज भी एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम यूएन की रिस्पेक्ट करें और पेपर में लिखने जैसे आंसर को बोले तो हम ये कह सकते हैं नहीं, एनआरकी जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यूएन हर चीज़ों का करता धरता है, सारी चीज़ों को संभाल लेता है। उसकी भले ही कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को एक धागे में पिरोए रखने के लिए यूएन जैसी एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एनआरकी का जो कंसेप्ट है उससे बड़े सारे अन्य कंसेप्ट जो हैं वो निकल कर आते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प। एक कंट्री या एक कम्युनिटी अपनी हेल्प खुद कर सकती है, हर टाइम पर आप सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पावर पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से कंट्रीज आपस में एक रेस लगाती हैं, आर्म्स रेस, किसके पास कितने ज़्यादा वेपन्स होंगे, टैंक्स होंगे, मिलिट्री होगी, इक्विपमेंट्स होंगे, एयरक्राफ्ट्स होंगे, आर्मी नेवी जो एयर फोर्सेस हैं ये सारी होंगी। और सॉवरेनिटी, कोई कंट्री कितने स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजंस को ले पा रही है, क्या किसी अन्य कंट्री का, क्या किसी हेजिमन पावर का, क्या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर तो नहीं उस कंट्री के ऊपर। ठीक है, और कुछ लोग जो है जो क्रिटिसाइज करते हैं ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को और लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को, या आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आप उनको अगर कह लो, तो रीसेंट डिसेंटर्स यानी कि क्रिटिसाइजर्स फ्रॉम द रियलिस्ट एंड लिबरल ट्रेडिशंस, उन्होंने ये भी क्वेश्चन करा है कि जो कन्वेंशनल थ्योरी अभी तक चलती है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर या एनआरकी को लेकर, उसका जो स्टेटस है वो कैसा है। और उन्होंने ये आर्ग्यू करा है कि एनआरकी जो है उसको ये एज्यूम करना या प्रिज्यूम करना कि एनआरकी जैसी सिचुएशन दुनिया में बनी हुई है, तो क्रिटिसाइजर्स या आप ये कह लो कि जो डिसेंटर्स हैं रियलिस्ट एंड लिबरल स्कूल ऑफ थॉट से जो वाकिफ़ नहीं रखते, उनका ये कहना है कि एनआरकी की जो सोच है, जो कंट्रीज या सिटीजन्स अपने मन में लेकर चलते हैं, वो मायोपिक है, यानी कि शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट साइटेड कैसे? जैसे बांग्लादेश के स्ट्रक्चर को भी देखने से हमें यही लगा था कि कभी वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन सरकार बन गई, आज बांग्लादेश के पास नए प्रधानमंत्री हैं। हमें अफगानिस्तान को भी देखने से ये लगेगा कि अब तो तालिबान वहाँ पर आ गया, अब तो क्या ही होगा, लेकिन अफगानिस्तान जो है धीरे धीरे करके सब कुछ उनका चल रहा है। वो तो बल्कि जो है सॉफ्ट पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सॉफ्ट पॉलिटिक्स मतलब सम प्रोडक्टिव चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो वो तो अपनी क्रिकेट की टीम को भारत जो है वो ट्रेन करता है, उनके क्रिकेट की टीम को, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को। और भारत के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, ट्रेड चलने लगा है भारत के साथ और भी अन्य देशों के साथ। तो एनआरकी की सिचुएशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, कहने का मतलब है वो मायोपिक है। इट इज़ ए हिस्टोरिकल, यानी कि इसके पीछे कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं जुड़ा हुआ है कि आप एनआरकी को इस सेंचुरी में ट्रेस कर सकते हो,
एनार्की तो कहीं पर भी हो सकती है, गली मोहल्ले के अंदर हो सकती है, कंट्री के अंदर हो सकती है, और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में भी हो सकती है। एंड इट इज़ एसेंशली सेल्फ सर्विंग। सेल्फ सर्विंग का मतलब क्या होता है? एनार्की को जो एनार्की की तरह समझ रही है कंट्री या कोई जो पर्सन देख रहा है, तो वो उसके हिसाब से एनार्की है। हर सिचुएशन के अंदर एनार्की की सिचुएशन एनार्की जैसी ही होगी, यानी कि केयर्स ही होगा, डिसऑर्डर ही होगा, अफरा तफरी मचेगी, तोड़फोड़ ही होगी, या फिर सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होगी तो हमेशा नेशन स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर अटैक ही करेंगे, या फिर सेंट्रलाइज अथॉरिटी होने के बावजूद भी नेशन स्टेट्स एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, ये गारंटी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो एनार्की जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव के बेसिस पर एग्जिस्ट करता है, और कंट्रीज जो हैं वो आपस में क्या पीसफुल तरीके से रहेंगी या फिर किसी प्रकार का वॉर लड़ेंगी। और यूनाइटेड नेशंस जो है या उसका जो सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत पावरफुल बॉडी है, वहाँ पर परमानेंट मेंबर्स होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? वो ऐसे दुनिया में जो अफरा तफरी मच रही है, जैसे ईरान इसराइल का वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर, या पास्ट में जिन जिन कंट्रीज हैं, इराक ने जैसे कुवैत का इन्वेट करा था कुवैत को, तो ऐसी अनहोनियों को वो रोक सकती हैं क्या ये कंट्रीज, परमानेंट और नॉन परमानेंट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहते हैं कि बहुत बार ये देखा गया है कि जो सरकारें हैं ना, या एनार्की का अगर आप कंसेप्ट समझ लो जैसे एक तरीके से, या जिस तरीके से अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं किसी भी देश के, तो वहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा फेवर करा जाता है और लोगों को दरकिनार करा जाता है। और ये चीज़ आप कैसे देख सकते हो? मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया बांग्लादेश के एग्जांपल से। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। पहले उन्होंने सोचा कि भाई मैं भाग जाऊं भारत, मैं छुप जाऊं जाके कनाडा ब्रिटेन वगैरह, लोग जाए भाड़ में, लोग मरे तो मरे, वहाँ पर दंगे हुए तो हो। और उनके बैकग्राउंड में बहुत दंगे हुए भी, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को काट के रख दिया वहाँ पर, जैसे गदर मूवी के अंदर सीन चले थे। बांग्लादेश में आज भी वो अफरा तफरी मची मची हुई है, और उन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही थी जिस टाइम पर ये फ्रेश भागी थी वहाँ से। लेकिन हुआ क्या, पूरा का पूरा उसका अंजाम के यहाँ पर जो है लोगों को साइडलाइन करा गया, और जो स्टेट्स के जो सिंबल होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रीमियर हो गए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वो बच जाते हैं हर एक सिचुएशन के अंदर। द कंसेप्ट दैट फॉलो फ्रॉम इट आर रियली सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो एनार्की से उत्पन्न हुए जो भी कंसेप्ट होते हैं जैसे सेल्फ हेल्प, पावर पॉलिटिक्स, सॉवरेनिटी, तो डिसेंटर्स ये बोल रहे हैं, क्रिटिसाइजर्स ये बोल रहे हैं ये सोशल कंस्ट्रक्ट हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये अलग अलग सिचुएशन में देखने वाले के नज़रिए से बेसिकली ये कंसेप्ट बर्थ लेते हैं, और ये एनार्की के इंट्रिंसिक या एसेंशियल फीचर्स नहीं है कि यही फीचर्स होते हैं एनार्की के। तो इन टोटलिटी, इन लमसम वी कैन से दैट, अगर हम एनार्की को ये देखें कि आज के समय में इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बेसिक कंडीशंस एनार्की तो होती ही होती है। ये चीज़ पूरी तरीके से सही कहना और पूरी तरीके से गलत कहना गलत होगी, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम ये कहें कि आज के इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं वहाँ पर बेसिक कंडीशन एनार्की बनी हुई है, क्योंकि इट अंडर एस्टिमेट्स इट्स इनहेरेंट एम्बिग्यूटीज। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, ध्यान से समझना इस चीज़ को, इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में जब दो देश नेशन स्टेट्स आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो भी हिडन एम्बिग्यूटीज हैं उसको तो कोई पता नहीं लगा सकता। अब जैसे यूएन के जितने भी ऑर्गन्स हैं मेन, या यूएन की जो फॉर्मेशन है, जब वो हुई अमेरिका की वजह से है। अमेरिका यूएन के बजट के अंदर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होने की वजह से जो वोट शेयर है वो ज़्यादा रहता है। अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, उसके बाद वीटो पावर भी है। ठीक है? तो अमेरिका के साथ दोस्ती करने से जब किसी देश को फ़ायदा दिख ही रहा है तो वो अमेरिका के साथ दोस्ती क्यों नहीं करेंगे, और अमेरिका यूएन की बात को अगर ठुकरा देगा तो ये गलती यूएन के चार्टर में है। फिर यूएन अपना चार्टर चेंज करे, तुमने बनाई क्यों फिर परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर जैसी कैटेगरी? जब यूएसए के पास इतनी पावर होगी तो वो तो अपनी मनमर्जी तो चलाएगा ही चलाएगा अमेरिका, फिर वो यूएनओ से भी नहीं डरेगा। और जब वो यूएनओ को साफ साफ ये भी बोल सकता है, जो कि उसने बोला भी, कि तुम जो है अगर ह्यूमन राइट्स के इतने बड़े प्रोटेक्टर हो तो तुमने क्यों नहीं कोलिजन कंट्रीज़ का इनिशिएटिव लिया जब इराक ने कुवैत को इन्वेड करा?
एटलीस्ट हमने अपना पर्सनली ये सब सोचा पैसा खर्च करके और वो करके। वो अलग बात है कि कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका को अपनी हेजीमनी शो करनी थी। चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन यूएन तो प्रोटेक्टर था ना ह्यूमन राइट्स का। तो यूएन साफ तरीके से देख क्यों रहा था कि कुवैत के आदमी जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो कैसे रौंदे जा रहे हैं इराकी फोर्सेस के द्वारा। तो एनआरकी को बेसिक कंडीशन कहना इंटरनेशनल रिलेशंस का ये काफ़ी फ्लॉ चीज़ होगी, काफ़ी बेकार चीज़ होगी, बिकॉज एनआरकी एज अ कंसेप्ट वो अंडर एस्टिमेट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस की इनहेरेंट एम्बिग्यूटीज़ को, और ओवर एस्टिमेट कर देता है उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर्स को कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कितनी जान हो सकती है, कितनी दम हो सकती है। जैसे आपने रिसेंटली अभी मेरे साथ पढ़ा था, ये ओवर एस्टिमेट से एक्सप्लेनेटरी पावर का मतलब क्या है, इस अंग्रेजी का मतलब ये है, जैसे अभी आपने एक दो लेक्चर्स पहले मेरे साथ पढ़ा था ना, ये कोलिजन ग्रुप्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर नेटो, सीएटो, सेंटो और जो ये वॉर्सोपैट बने थे, जो बेसिकली एक कोलिजन अलायंसेस ये जो बनकर आए थे, तो उनके बीच में जो दोस्ती है, उनके बीच में जो ये फ्रेंडशिप है, तो इसको हर समय पर हम जान नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते। जैसे इंडिया 1971 में बहुत एक पीसफुल रोल प्ले कर रहा था, लेकिन उसको लगा कि हमें जो है ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, और वहाँ से बनते बनते बांग्लादेश बन गया। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि तुमने जो है हमारे एक टेरिटरी को छीनकर एक कंट्री बनाने की कोशिश करी है, सब कुछ तुम्हारी रणनीति है। तो उन्होंने 3 एक्सिस अलायंस बना ली, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ यूएसए। हम अकेले पड़ गए, डिसऑर्डर, केएस या एनआरकी की सिचुएशन पैदा हो ही गई थी, हमारी हेल्प करने के लिए कोई था ही नहीं सामने। वो तो शुक्र है हमारे ट्रस्ट वर्दी दोस्त का, यूएसएसआर का, जो कि आज के समय में रशिया है। इसने हमारे साथ ट्रीटी साइन करी थी 20 सालों की, साल 1971 में, ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, जिसके चलते हम इनको शांत करवा पाए, इनको धमकी दे पाए। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन जो भी मैंने बताया समझ में आया आपको? एनआरकी का बेसिक फंडा समझ में आया? क्या है एनआरकी? क्लियर है ना? तो दोस्तों, अगर आप हमारे ट्रू आई एस एंड पी सी एस के कॉम्प्रीहेंसिव फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक डेडिकेटेड प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें ऑप्शनल में हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं: हिस्ट्री, पीएसआईआर, लॉ एंड साइकोलॉजी। और इन मटेरियल्स की, इन डिस्कशंस की मटेरियल्स को अगर आप इनकी पीडीएफ को अवेल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको एक क्यूआर कोड गिवन है, आप इसको स्कैन कीजिए। यू नीड टू पे 21 रुपीज़ फॉर दिस। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड कर देना आप, टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, और हमारी टीम आपको पीपीटीज की पीडीएफ डायरेक्टली सेंड कर देगी। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।